सुधांशु त्रिवेदी जी, एक एक करके बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, आप जवाब दीजिए। देखिए, एक एक मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, एक तो जिस प्रकार की भावभंगिमा, शैली और असंतुलन दिखाया अनुराग जी ने, तो वो समझ में आता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरी बात, पहले इनके उस वाक्य का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, इनके हिसाब से अपराध हो रहा है। तो हैसियत की बात है तो आइए, विधानसभा में कितनी बार उठाया मामले, कितनी बार उठाया विधानसभा में? नेता प्रतिपक्ष तो आपका है, सदन में कब उठाया? क्योंकि सदन में बात तथ्यों पे होगी। आप बाहर आके भाषण बोल जाइए और आके पब्लिक के बीच में बोलिए। सदन में आंकड़ों पे बात होगी और आंकड़ों पे जब सारी बात साफ होगी कि आपके जमाने में क्या था, इस बात का उत्तर दिया है योगी जी ने। प्लीज एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज अनुराग, आपने लगातार उनकी बात कही है, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। ठीक है अनुराग भदौरिया, आप सुन लीजिए। यहाँ पे 100-150 बच्चों की मौत होगी, आपकी हैसियत। अनुराग भदौरिया जी, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, आप इस तरह से डिबेट को हाईजैक नहीं कर सकते हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया, जनता देख रही है, देश के उत्तर लगातार प्लीज, जब तक मैं न कहूँ तब तक उनकी आवाज को डाउन रखा जाए। अनुराग भदौरिया जी, ये कोई तरीका नहीं है कि बाकी मेहमान भी इंतजार में और आप लगातार बीजेपी को समझाने मना करने के बावजूद भी अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर इसी तरह से मुझे करना पड़ेगा। प्लीज, कम से कम डिबेट की मर्यादा होती है और उसका पालन सभी को करना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन महत्वपूर्ण है ना, अगर इतने सालों से ये शख्स संलिप्त था, आपकी 4.5 साल हो गए वहां पर सरकार, तो अब जाकर जब 6 महीने चुनाव को बचे हैं, तब जाकर कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी तक क्या कर रही थी पुलिस आपकी? अगर आप ध्यान करिए तो हमारी तो सरकार जिस दिन से आई, पहले दिन से कार्रवाई शुरू हो गई थी। अवैध बूचड़ खाने, ये पहले महीने की बात है। उसके बाद सिर्फ मदरसों से कहा गया कि जो पंजीकृत मदरसे हैं वो अपनी लिस्ट दे दें पंजीकृत छात्रों की, तो उस समय कहा गया, परेशान किया गया। तब तो सरकार नई आई थी। और अनुराग भदौरिया जी ने इतना बोला, सिर्फ एक आंकड़ा रखता हूं, हमारी सरकार ने माफियाओं की 1886 करोड़ रुपए की अनधिकृत संपत्ति जब्त की है। इनकी सरकार में ये 1 करोड़ की भी संपत्ति दिखा दे जो किसी माफिया की है, जब्त की गई हो। क्यों? अरे सब मिलजुल के काम चल रहा था। उसमें समस्या क्या था? जहां तक उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही, तो गिरफ्तारी तो किसकी हुई? आजम खान की हुई थी ना। तो क्या वही सारी समाजवादी पार्टी है? आपका कहने का तात्पर्य क्या है? क्या समाजवादी पार्टी के किस नेता के साथ हुआ? और अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो रही है, इन सब पे कार्रवाई हो रही है, इसका समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना? खैर, अब आइए आज के विषय पे जवाब दीजिए। जिस प्रकार धर्मांतरण की बात है, चित्रा जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, यहां राजनीति से परे हटके, ये जितने धर्मांतरण के केस होते हैं, हम और आप हैं, तस्लीम रहमानी जी हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, हमने अपना अपना धर्म पूरा नहीं पढ़ा है। कोई मुझसे कहे कि सारे वेदांग और सारे वेदांग उपनिषद बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा सारा, मैंने थोड़ा ही बहुत पढ़ा है। और उसके बाद कोई कहे कि इस्लामिक भी पढ़ लिया हो, सारे हदीस भी पढ़ लियो, कुरान भी पढ़ लियो, बाइबल भी पढ़ लियो, तब यह कहा जाएगा ना कि तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि यह अच्छा है और यह बुरा है। मगर यहां बड़ी मजेदार बात है, जो व्यक्ति सबसे अशिक्षित होता है, जो सबसे गरीब होता है, जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, वही सबसे पहले धर्मांतरण कर लेता है। यानी ये मान लिया जाता है कि उसने अपना धर्म भी पढ़ लिया, दूसरे का भी पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद, और मैं चुनौती से कहता हूं, जितने भी लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, इसमें से कोई फारसी क्या उर्दू की लिपि भी ढंग से पढ़ना नहीं जानता होगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, एमएस खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन रहमानी साहब, चूंकि इस पूरे मामले में आपको क्या नजर आता है? समाजवादी पार्टी के सांसद और आपके विधायक की ओर से कहा जा रहा है चुनाव के पहले मुसलमानों को टारगेट करने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि एटीएस की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, शरीयत के अनुसार व्यवस्था लागू करने हेतु जनसंख्या अनुपात बदलने के उद्देश्य से ये शख्स करवाता था बड़े स्तर पर धर्मांतरण। एटीएस ने यह भी कहा है कि देश भर में कई मदरसों की फंडिंग कर ये तैयार करता था धर्मांतरण का नेटवर्क। तो इस पर क्या है पक्ष आप लोगों का? देखिए चित्रा जी, इस मुल्क में जबरन मजहब को तब्दीली करवाना पहले दिन से गैर कानूनी और मुजरिमाना हरकत है। पहले दिन से, जब से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से आज तक जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली करवाना एक जुर्म है, और जो आज भी जुर्म कर रहा हो उसको जेल के पीछे जाना चाहिए यकीनी तौर पर। लेकिन इसके साथ साथ इस मुल्क में धर्म परिवर्तन के लिए, तब्दीली मजहब के लिए प्रीचिंग करना बुनियादी फंडामेंटल राइट्स में शामिल है कि मैं अपने मजहब की तबलीग करूं, उसकी इशाअत करूं, प्रीचिंग करूं। ये मेरा
कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। इस सिद्दीकी जी इस के right मामले को में कोई ठीक किया impeach नहीं सरकार कर ने या सकता। गलत किया? मैं इसीलिए कह रहा हूं उस राइट को कोई इंपीच नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कभी भी धर्म परिवर्तन को फोर्सफुल या विलफुल दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी पूरे देश में है, वो धर्म परिवर्तन के लिए अगेंस्ट नए नए काम और तब्दीली मजहब के लिए दावत का काम करते, ऐलानिया छुप के नहीं करते, कि कहीं पर्दे के पीछे बैठ के नहीं करते, अकाउंट्स भी खोल के रखे। एफसीआरए के जरिए फंड बाहर से लेना देश की सैकड़ों हजारों संस्थाएं कर रही है, जुर्म नहीं है वो। लेकिन अगर अब यूपी की एटीएस एक एफआईआर बनाया तो उसमें तो जाहिर है उसको अपना स्टैंड को पॉजिटिव एंड स्ट्रांग बनाने के लिए इस किस्म के इल्जामात लगाने ही पड़ेंगे, वरना फिर कोई बताइए सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि खुले तौर पर सब कुछ किया जा रहा था। रुख है और ये बात तो सच है, यूट्यूब पे भी तमाम वीडियोस हैं, मैं खुद ही बहुत सारे वीडियो सुनकर आ रही हूं। बता रहा है कि यूपी की अदालतें भी यूपी पुलिस के इस एटीट्यूड से तंग आ चुकी हैं। बताइए सुधांशु। रिमांड देने से इनकार कर दिया है। हाँ, आप देखिए तस्लीम रहमानी जी ने जो बात कहा उसमें 2-3 पॉइंट का उत्तर देता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि धार्मिक रूप से प्रीचिंग करने का यानी अपने धर्म का उपदेश देने का अधिकार है, बिल्कुल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा, तो आपने कहा कि हम कोई छुप के नहीं कर रहे, तो खुलेआम कर रहे थे। मान्यवर, एक नहीं 5000 मामले उत्तर प्रदेश में नहीं, केरल की पुलिस ने, केरल की एटीएस ने केरल के कोर्ट में 1995 से 2010 के बीच में लव जिहाद के जो किए थे उसमें सब में नाम बदलकर सोशल मीडिया पे प्रयोग किया गया था, यानी पूरा छल बल के साथ किया गया था। तीसरी बात, आपने कहा कि अगर हमारे अपने मजहब के साथ है तो हमें अपनी बात कहने का हक है, तो आज आप यहां टीवी पे बोल दीजिए कि अगर उसमें यह लिखा है कि शरीयत का कानून लागू करने के लिए जनसंख्या का अनुपात बदलना जरूरी है, तो आपके हिसाब से यह मजहबी प्रीचिंग है या यह मजहबी प्रीचिंग नहीं है, यह धर्मांतरण है? हाँ या नहीं में उत्तर दे दीजिए, आप इसके पक्ष में या विपक्ष में? मैंने पहले ही कहा कि एफआईआर में पुलिस तो कुछ भी लिखेगी जो उसके पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन ये रीजन नहीं है। शरिया लॉ यहां नहीं आ सकता भाई, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। ना कोई कोशिश कर रहा है और ना ये रीजन है किसी को कन्वर्ट करने का। और आपने जो फरमाया था कि पूरा का पूरा विद्वान हो जाए एक धर्म का और उसके बाद कन्वर्जन हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। आशिक को तो कभी कभी बस एक अदा पसंद आती है, इसकी पूरी पर्सनैलिटी को छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अदा पसंद आती है और कन्वर्जन हो जाता है। इसके लिए विद्वान बनने की जरूरत नहीं होती है जो आप तर्क दे रहे हैं। दूसरे, शरिया लॉ या पॉपुलेशन ग्रोथ ये पर्पस नहीं है।